नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह सुबह में खबरों की सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। चुनाव के वक्त विवादित बयान ना दिए जाएं, भला ऐसे कैसे हो सकता है। बिहार में चुनाव है तो विवादित बयानों का सिलसिला भी शुरू हो गया है और शुरुआत की है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने। जी हां, नित्यानंद राय ने वैशाली में कह दिया है कि महागठबंधन की सरकार अगर बनी तो बिहार में आतंकियों का आशियाना बन जाएगा। नित्यानंद राय के बयान पर आरजेडी कह रही है कि गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो जानेंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को सफाया कर रहे हो आप बिहार में मिलेगा। ये है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी हुआ करते थे, पार्टी के कद्दावर नेता हैं। इन्हें अच्छी तरह पता है कि जब जनता नेता के कामकाज से बेहद खफा हो तो कौन सा दांव खेला जाता है। हमारे नेता हैं उनको बोलना है मैं इन चंद शब्दों के साथ पुनः जो हमसे गलती जो हुआ होगा, जो त्रुटि हो गई होगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। पुनः एक बार आशीर्वाद का मैं प्रार्थी हूँ, एक बार आशीर्वाद चाहता हूँ। वैशाली जिले महनार में जेडीयू उम्मीदवार की हालत आपने देखी। जब ऐसे नेता के लिए गृह राज्य मंत्री वोट मांगने पहुँचे तो लोगों को महागठबंधन का डर कैसे दिखाया, जरा ध्यान देकर सुनिए। जो जानेंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को सफाया कर रहे हो आप बिहार में मिलेगा। ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। यह भी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता कर सकता है सत्ता के लोगों। नित्यानंद राय ने महागठबंधन की जीत का जो आतंकी कनेक्शन जोड़ा तो आरजेडी आग बबूला हो गई। सियासत में कोई बेवकूफ नहीं होता। आरजेडी को फौरन समझ में आ गया कि गृह राज्य मंत्री कहां के तार कहां जोड़ रहे हैं। लिहाजा आरजेडी ने पलटवार किया, सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा और पूछा ऐसे गृह मंत्री क्यों बनाए जो गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहे हैं। बिहार में आरजेडी के ऊपर हमारे विरोधी आरोप लगाते हैं कि हमने बाहुबली को, अपराधी को टिकट दिया। अरे जिसके घर में खुद खिड़की दरवाजे शीशे के होते हैं, दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते हैं। जेडीयू अपने गिरेबान में झांके बीजेपी। बहरहाल अब चुनाव प्रचार के दौरान उन सभाओं की तस्वीर भी देख लीजिए जहां खुद केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहते हैं। ये तस्वीरें महनार की हैं। 2 गज की दूरी का जुमला बस दस्तावेजों और कागजी आदेशों का हिस्सा है। नेताओं और समर्थकों पर चुनावी रंग ऐसा चढ़ा है कि वो कोरोना के कायदे कानून भूल गए हैं। चुनावी सभा में हजारों की भीड़ उमड़ रही है और माला पहनने की होड़ में नेता सोशल डिस्टेंसिंग का मंत्र भूल रहे हैं। वैशाली के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उड़न खटोले में सवार होकर समस्तीपुर पहुंचे। उजियारपुर से बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में शामिल हुए और सूबे में एक बार फिर एनडीए की जीत का दावा किया। एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। पूरे बिहार में विकास की लहर दौड़ रही है। नित्यानंद राय के बयान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और जिस बयान से उन्होंने विपक्ष को चित करने की कोशिश की है वही बयान उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय मंत्री का बयान चुनाव आयोग की दहलीज तक कब पहुंचता है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम और हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस मामले में सीबीआई की जांच शुरू हो गई है और इस बीच कल सीबीआई की टीम ने पीड़िता के भाई से पूछताछ की है। बताया जा रहा है लगभग 4 घंटे तक पीड़िता का भाई सीबीआई की टीम के साथ रहा। घटना स्थल पर भी सीबीआई की टीम ने पीड़िता के भाई को बुलाया और पूरे सीन को रिक्रिएट वहां पर किया गया। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। इस वक्त की बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है। आपको बता दें, यहां पर भारी बारिश की वजह से 9 लोगों की दीवार ढहने से मौत हो गई है। बड़ी खबर सामने यहां पर आ रही है। हैदराबाद में जबरदस्त बारिश हो रही है और ये बारिश कैसे आफत बनी है इन तस्वीरों में देखिए। आपको गाड़ी तक यहाँ पर नजर नहीं आएगी, पूरी गाड़ी डूब चुकी है। और इस बीच सैलाब सड़कों के बीच में, यानी कि आपको सड़क नजर नहीं आएगी, आपको ऐसा एक बार के लिए लगेगा कि दरिया है। जबरदस्त बारिश हो रही है और यहाँ पर दीवार गिरने से एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। तेलंगाना में भारी बारिश से अब तक 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। अंदाजा लगाइए कि कितनी भीषण बारिश हो रही है कि दीवार तक यहाँ पर ढह गई है। ये देखिए तस्वीरें आपको हम हैदराबाद की दिखा रहे हैं, किस तरह से जबरदस्त बारिश हो रही है। सड़क पूरी तरह से दरिया बन गई है, गाड़ी आपको यहाँ नजर नहीं आएंगी। ये देखिए कितनी मुश्किल से ये टेम्पो यहाँ पर खड़ी है और बहती हुई चली जा रही है। रुकना तक मुश्किल है क्योंकि पानी का बहाव भी तेज है और लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हैदराबाद से, जहां पर भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से कई लोग जहां तहां फंस गए हैं। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं, गाड़ियां जहां की तहां फंस गई हैं और एक दीवार के ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई है। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तेलंगाना में बारिश से अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं, 11 लोगों की मौत हो चुकी है इस बारिश की वजह से। देखिए पूरे शहर का हाल, किस तरह से लबालब पानी पूरे शहर में भरा हुआ है। गाड़ियां बमुश्किल यहाँ चल पा रही हैं। देखिए कई इलाके ऐसे हैं कि देखिए पानी इतना तेज है, पानी का बहाव, कि गाड़ियों को बहा ले जा रही है। ये टेम्पो जो कि एक तरफ से आ रही थी वो बीच में फंस गई है और ये गाड़ी आप देखिए नजर आपको नहीं आएगी। कीचड़, दलदल और पानी में किस तरह से ये गाड़ी पूरी तरह से डूब गई है। सिर्फ आपको इसका रूफ नजर आएगा इस गाड़ी का, नहीं तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि यहाँ पर गाड़ी भी है। आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देखिएगा किस तरह से एक गाड़ी बहती हुई चली गई है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पानी का करंट भी कितना ज्यादा है। चूंकि यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से पूरे इलाके में पानी का सैलाब आपको देखने को मिलेगा। लगातार बारिश की वजह से सड़कें दरिया बन गई है, कहीं आपको सड़क नजर नहीं आएगी। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, किसी तरह से अपनी जान बचा रहे हैं। आशीष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, क्या अभी भी इस वक्त भी वहां पर बारिश हो रही है? क्या हालात वहां पर? जी हाँ, अगर हम बात करें श्रद्धा बारिश की, तो मौसम विभाग ने साफ तौर पे ये अनुमान जाहिर किया है कि आज भी पूरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जगह जगह पर भारी से भारी बारिश बरसात हो सकती है। पूरी रात हैदराबाद के इलाकों में, हैदराबाद शहर में, तेलंगाना के अलग अलग जिलों में भारी बारिश हुई है। और अभी स्थिति ये है कि कई सारे इलाकों में घरों में के अंदर पानी है और गाड़ियां काफ़ी ज़्यादा फंसी हैं इस बारिश की वजह से। सड़कों पे जो पानी आया उसकी वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की है वो काम में लगी हुई है। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग सड़कों पे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भी ऐसी ही हालात हैं, वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये पूरी जो बारिश है वो बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन के बनने के बाद आया था। कल वो डीप डिप्रेशन काकीनाडा की तट से टकराया और उसके बाद वो तेलंगाना के ऊपर से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसी वजह से ये भारी बरसात हुई। करीब 30 सेंटीमीटर तक बरसात रिकॉर्ड की गई है तेलंगाना में। हैदराबाद शहर की बात करें तो करीब 22 से 25 सेंटीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। और इस वजह से इलाके जो हैं, कई सारे रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर कल रात से ही बिजली नहीं है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अगर हम जान माल की क्षति की बात करें तो तेलंगाना में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 9 लोगों की मौत एक दीवार के गिरने से हैदराबाद शहर में हुई। आंध्र प्रदेश में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कई सारे जगह पर ऐसे घटनाएं सामने आई हैं जहां पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से लोग फ्लड वाटर में, बाढ़ की पानी में बहने से बचे हैं। तो ये स्थिति है, जाहिर तौर पर ये एक अभूतपूर्व स्थिति हैदराबाद जैसे शहर के लिए कह सकते हैं।
काफी कॉस्मोपॉलिटन शहर माना जाता है और ऐसी इतनी बरसात की वजह से पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से भी लगातार आपने देखा जिस तरह से कोशिशें हो रही है कि पानी को हटाया जाए, ये जो जल जमाव है। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि हाथरस में हिंसा फैलाने की साजिश में पकड़े गए पीएफआई एजेंट्स पर ईडी लगातार शिकंजा कसती जा रही है। आज ईडी मथुरा जेल जाकर चारों से पूछताछ करेगी। मंगलवार को सीजेएम कोर्ट ने पूछताछ की इजाजत दी थी। हाथरस केस में पीएफआई फंडिंग से उठेगा पर्दा। पीएफआई के सदस्यों से अब ईडी करेगी पूछताछ। हाथरस में दंगों की साजिश का खुलेगा राज। कोर्ट से इजाजत के बाद एक्शन में आई ईडी। हाथरस में दंगों की साजिश का पूरा प्लान क्या था? कैसे यूपी को जलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की तरफ से फंडिंग हुई थी? कैसे साजिश को अंजाम देने के लिए पैसों का इंतजाम हुआ था? और किस रूट के जरिए कितना पैसा पहुंचाया गया था? अब इन सब सवालों के जवाब सामने आने की उम्मीद है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मथुरा जेल में बंद पीएफआई के 4 सदस्यों पर ईडी लगातार शिकंजा कस रही है। ईडी की टीम को कोर्ट से पूछताछ की इजाजत मिल गई है। मथुरा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पीएफआई के 4 एजेंटों से पूछताछ के लिए मंगलवार को ईडी को मंजूरी दे दी। आज प्रवर्तन निदेशालय की टीम चारों से सवाल जवाब के लिए मथुरा जेल जाएगी। पीएफआई के 4 सदस्यों अतीकुर रहमान, सिद्दीकी, मसूद अहमद और आलम से पूछताछ के लिए ईडी ने जिन ग्राउंड्स पर कोर्ट से इजाजत मांगी थी उसमें कहा गया था कि चारों पीएफआई के सक्रिय सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और संदिग्ध सामग्री बरामद की है। यही नहीं, ईडी ने 2018 में भी दिल्ली में पीएफआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर रखा है। मसूद अहमद पीएफआई का कार्यकर्ता है और उसने पीएफआई के बैंक खाते से किसी खास मकसद से रकम हासिल की है। वहीं मसूद पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास के संपर्क में भी रहा है। दिल्ली दंगों में पीएफआई की भूमिका शक के घेरे में आई थी। इन सब दलीलों के आधार पर ईडी ने कोर्ट से पूछताछ की इजाजत मांगी और कोर्ट ने ईडी को पूछताछ की मंजूरी दे दी। उम्मीद है इन चारों से पूछताछ में 100 करोड़ की फंडिंग के नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। साथ ही उस वेबसाइट के बारे में भी जानकारी हासिल होगी जो हाथरस की आड़ में दंगों की साजिश के लिए बनाई गई थी। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। आपको बता दें कि हाथरस में पीड़िता के गांव में सीबीआई हर उस थ्योरी पर जांच कर रही है जो कि अब तक उठी है। सीबीआई हर उस सवाल का जवाब तलाश कर रही है जो अब तक उठे हैं। सीबीआई हर उस आदमी के सामने जा रही है, उससे पूछताछ कर रही है जिस किसी का भी नाम इस केस से जुड़ा है। कुल मिलाकर यह समझ लीजिए कि सीबीआई किसी भी सूरत में हाथरस कांड का सच सामने लाने में लग गई है। हाथरस की बिटिया के साथ क्या हुआ था? हाथरस की बिटिया को किसने मार डाला? बिटिया का अंतिम संस्कार आनन फानन में क्यों हुआ? बिटिया का चेहरा अंतिम बार परिवार वालों को क्यों नहीं दिखाया गया? पीड़ित का परिवार यूपी पुलिस से नाखुश क्यों है? पीड़ित परिवार को यूपी पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं है? यही वो सवाल थे जिन्होंने संदिग्ध बना दिया था हाथरस कांड की जांच को, जांच कर रहे जांचकर्ताओं को और जांचकर्ताओं के आकाओं को। इसीलिए यूपी सरकार की अनुशंसा पर हाथरस में बिटिया के साथ हुई हैवानियत का सच जानने के लिए सीबीआई को बुलाया गया और सीबीआई आई तो ताबड़तोड़ शुरू हो गई जांच की कार्रवाई। हाथरस में बुलगड़ी गांव में सीबीआई सीधे पीड़ित परिवार के घर पहुंची। साथ में फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौजूद थे। उन्होंने भाई और पिता से कुछ सवाल किए।
इंक्वायरी तो वहाँ शमशान में गए और जहाँ भी घटना स्थल वहाँ पे भी गए, घर पे भी आए, वो भी पूछताछ करी यहाँ पे घर पे भी। क्या आप कहाँ थे, पिताजी से भी करी, मेरे से भी, आप कहाँ थे, तो यही पूछताछ करी। बाकी फिर चले गए वो पूछताछ आपसे भी। और ये मतलब पिताजी कहाँ थे, आप छोटे भाई आप कहाँ थे, तो मैंने बताया कि मैं तो गाजियाबाद था, ड्यूटी पर पहुँच गया था जब घटना हुई थी। पापा स्कूल में थे जब चंदपा जहाँ आयुष फार्मेसी है, वही बताया पापा ने। इसके बाद सीबीआई पीड़िता के बड़े भाई को अपने साथ लेकर निकल पड़ी उस जगह को देखने जहां गुनाह हुआ था। जो पीड़िता का भाई है उनको पूछताछ के लिए यहाँ से ले जाया जा रहा है। पीड़िता के बड़े भाई हैं, इनको यहाँ से सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए ले जा रही है। इस वक्त सीबीआई की गाड़ी में इनको इस वक्त बैठाया गया है और सीबीआई की टीम आप देख रहे हैं कि किस तरीके से घर में कुछ देर तक रुकी और यहाँ से रुकने के बाद अब सीबीआई की टीम निकल रही है घर से। आप देखिए कि पूरा सीबीआई का जो पूरा काफिला है यहाँ से अब निकल रहा है। सीबीआई के जो अधिकारी हैं उन्होंने कुछ देर तक यहाँ पर पूछताछ की परिवार वालों से सारी जानकारी ली और उसके बाद यहाँ आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो सीबीआई पीड़िता के जो सबसे बड़े भाई हैं उनको लेकर के यहाँ से जा रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी इस वक्त खबर है कि पीड़िता के भाई को ले जाया जा रहा है। इस वक्त सीबीआई यहाँ से लेकर के जा रही है। सीबीआई ने पूरी क्राइम सीन की वीडियो रिकॉर्डिंग का भी फैसला किया। हर हिस्से की रिकॉर्डिंग की गई। अधिकारियों ने मुख्य सड़क से क्राइम सीन तक इंच टेप से पूरी दूरी नापी। सबूतों और फोरेंसिक नमूने एक बॉक्स में भरते गए। मौका वारदात पर पुलिस ने 50 मीटर तक घेराबंदी कर दी। घटना स्थल पर सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनसे इस वक्त मंत्रणा कर रही है। सीबीआई की टीम अब अंदर जो वारदात वाली जगह है जहां पर आरोपियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया था उस जगह पर यहां पहुंच करके वो सीन देखेगी कि किस तरीके से आरोपियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया था। सीबीआई जानना चाहती थी कि 14 सितंबर को हुआ क्या था, इसीलिए जहां पर अपराध हुआ था वहीं पर पीड़िता की मां और पीड़िता के भाई को लेकर सीबीआई की टीम पहुंची। सूत्रों से जानकारी मिली है कि सीबीआई ने पीड़िता के भाई से पूछा कि आपको वारदात की जानकारी कैसे हुई, आपने उस दिन क्या क्या देखा था, आप कैसे अपनी बहन को लेकर अस्पताल पहुंचे, वारदात के वक्त पीड़िता की हालत कैसी थी, आपने मौका वारदात पर किस किस आरोपी को देखा था। जिस दिन वारदात हुई उसे दिन पीड़िता अपनी मां के साथ मौजूद थी। ऐसे में सीबीआई ने पीड़िता की मां को भी मौके पर बुलाया और पूरी जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पूछा कि वारदात के वक्त वो किस जगह मौजूद थी, उस वक्त पीड़ित बेटी ने उनसे क्या कहा था, क्या खेत में कोई और भी था जिसे आपने देखा हो, क्या आपने मदद के लिए किसी को आवाज लगाई थी तो कौन कौन आया था। परिवार के 2 सदस्यों को वहां सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर बुलाया था जिसमें पीड़िता का बड़ा भाई और उनकी मां भी थी। उनसे भी कई सवाल किए गए और ये पूछा गया कि 14 तारीख को जो घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया था उस वक्त आप लोग किस जगह पर मौजूद थे और किस तरीके से आप लोगों ने इस पूरी घटना को देखा, अस्पताल गए या इसके अलावा आप पुलिस स्टेशन गए, किस तरीके की आप लोगों ने उस समय कदम उठाए थे। सीबीआई के सामने पीड़ितों के बयान बेहद अहम है क्योंकि सीबीआई को जब जांच मिली तब तक बहुत समय गुजर चुका है। ऐसे में सीबीआई के सामने भी चुनौती है कि वो सच को कितनी परतों से खंगाल के लाती है। राजेश सिंघल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस, आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। हाथरस केस की जांच में जुटी सीबीआई की टीम पीड़िता के भाई को अपने साथ ले गई थी। सीबीआई की टीम ने देर रात पीड़िता के भाई को घर छोड़ा। सीबीआई की पूछताछ पर भाई का क्या कहना है, सुनिए। वो कृषि भवन अपने ऑफिस में लेके गए थे। कितने घंटे तक आपको रखा? करीब 3 घंटे करीब रहा था। क्या पूछताछ की गई आपसे? पूछताछ कुछ नहीं, वहाँ बैठे रहे थे हम लोग, जो वहाँ पे जो उनके साथ जो 7 अधिकारी थे, जो सैंपल जो लेके गए हम शमशान से, उसके जो भी कुछ उन्होंने जो इकट्ठा करे हैं उनको पैकेट में और सील भी लगा के उन्होंने पूरे मतलब उसके सिग्नेचर के लिए लेके गए। 3 घंटे तक आपको वहाँ पर रखा जी? पूछताछ कुछ नहीं गई। पूछताछ जो हमारे यहाँ पे भी है। सैंपल में क्या लेके गए थे? सैंपल जो मिट्टी थी वहाँ की मिट्टी और थोड़े जो हड्डी वगैरह थी, खून वगैरह, ये चीज़ और लकड़ी और काफ़ी सारे जो यहाँ से जो कैन जो उस दिन जो जलाई गई थी उसको जो कैन में जो क्या था और जो चप्पल वगैरह थी वो यहाँ से लेके गए।
और इसी के साथ सुबह सुबह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।